नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कैसे हम अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझें और अपनी रोज की प्रोडक्टिविटी मतलब कार्यक्षमता को वाकई में बढ़ाएं। हमारे पास कुछ सामग्री है जिसका शीर्षक है तेज प्रोडक्टिविटी के लिए 8 ब्रेन नियम, और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। अक्सर होता ना ऐसा कि दिन खत्म होने पर लगता है यार भागे दौड़े तो बहुत, पर हासिल कुछ खास नहीं हुआ। सुबह की टू डू लिस्ट शाम को भी वैसी की वैसी ही लगती है, डरावनी सी। ये सामग्री इशारा करती है कि शायद दिक्कत हमारी मेहनत में नहीं है, हाँ, बल्कि हमारे काम करने के उन तरीकों में है जो हमारे दिमाग की वायरिंग से शायद मेल नहीं खाते। ये एक बहुत जरूरी बात उठाई है आपने। हम अक्सर दिमाग को ना एक मशीन समझ लेते हैं कि बस चलाते जाओ बिना रुके, लेकिन ये एक जैविक अंग है। इसकी अपनी लय है, अपनी जरूरतें हैं, और अनजाने में ही सही हम अक्सर इसके जो मूल सिद्धांत हैं उनके खिलाफ चले जाते हैं। जैसे ज्ञान पर आधारित सिद्धांत हैं। देखते हैं इनसे हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ में क्या मदद मिल सकती है। चलें शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले उन बुनियादी चीजों से शुरू करते हैं जिनके बिना प्रोडक्टिविटी की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। पहला नियम है अस्तित्व, यानी सर्वाइवल। सामग्री कहती है कि दिमाग का सबसे पहला, सबसे जरूरी काम है हमें सुरक्षित रखना। जी। हजारों साल पहले ये शायद जंगली जानवरों से बचना था। आज ये डेडलाइन का प्रेशर बन गया है, प्रेजेंटेशन का डर, हाँ, या किसी मुश्किल ईमेल का जवाब देना, ये सब दिमागी खतरे हैं। तो जब दिमाग को ऐसा कोई खतरा महसूस होता है तो क्या होता है? ये पुरानी सेटिंग में चला जाता है, वो लड़ो, भागो या जम जाओ मोड, फाइट, फ्लाइट या फ्रीज। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि इस मोड में ना हमारी जो ऊंची क्षमताएं हैं जैसे क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग या लॉन्ग टर्म प्लानिंग, हाँ। वो सब लगभग बंद हो जाती हैं। सारी एनर्जी उस तात्कालिक खतरे से निपटने में लग जाती है। ओह, तो मतलब जब हम डेडलाइन के प्रेशर में होते हैं तब हमारा दिमाग असल में ठीक से सोच ही नहीं पाता। बिल्कुल, इसीलिए फोकस करना मुश्किल हो जाता है, गलतियां होती हैं। तो इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? सामग्री क्या कहती है? देखिए, कुछ व्यवहारिक कदम सुझाए गए हैं। पहला तो ये कि अपने माहौल से इन कथित खतरों को कम करें। माहौल से खतरे कम करें? जैसे ये कुछ भी हो सकता है, जैसे अपनी डेस्क को साफ सुथरा रखना ताकि वो बिखरी हुई ना लगे। हाँ। वो भी एक तरह का विजुअल स्ट्रेस कम करता है। हाँ। या फिर दिन का सबसे मुश्किल काम, जिसे MIT मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क कहा गया है, हाँ, MIT, उसे सबसे पहले निपटा ले ताकि वो दिन भर सिर पर बोझ ना बना रहे, चिंता का कारण ना बने। अच्छा। और एक दूसरा सुझाव है प्रगति को महसूस करना। ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा कि बड़े काम को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट दो और हर हिस्सा पूरा होने पर उसे मार्क करो। हाँ, ये एक तरह का आप कह सकते हैं सकारात्मक फीडबैक लूप बनाता है दिमाग के लिए। दिमाग को लगता है कि हाँ, काम हो रहा है, स्थिति नियंत्रण में है, कोई खतरा नहीं है। उसे छोटे छोटे सफलता के सिग्नल मिलते हैं। सामग्री में एक क्लाइंट का उदाहरण भी दिया है। वो डेडलाइन आती बहुत घबरा जाते थे, तो उन्हें सलाह दी गई कि अपने बड़े प्रोजेक्ट को 20 छोटे स्टेप्स में तोड़ें। 20 स्टेप्स? हाँ, और रोज सिर्फ 2-3 स्टेप्स पूरे करने पर ध्यान दें। नतीजा ये हुआ कि उनकी घबराहट कम हुई, आत्मविश्वास बढ़ा। क्यों? क्योंकि दिमाग लगातार प्रोग्रेस देख रहा था, खतरा नहीं। सही बात है। और हाँ, इसके साथ ही गहरी सांस लेने जैसी जो तनाव कम करने वाली तकनीकें हैं, वो भी दिमाग को शांत रहने का सिग्नल भेजती हैं। तो ठीक है, दिमाग को सुरक्षित महसूस कराना पहली जरूरत हो गई, लेकिन सिर्फ सुरक्षित माहौल तो काफी नहीं होना, उसे सही से काम करने के लिए ईंधन भी तो चाहिए। और यहीं आता है हमारा दूसरा नियम, कसरत, एक्सरसाइज। हम सब जानते हैं भाई, कसरत शरीर के लिए तो अच्छी है, पर दिमाग के लिए इसका क्या खास महत्व है? इसका महत्व बहुत गहरा है। देखिए, शारीरिक गतिविधि से दिमाग में खून और ऑक्सीजन का प्रवाह तो बढ़ता ही है। हाँ, वो तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम एक केमिकल है जिसका जिक्र सामग्री में है, BDNF, ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। BDNF? हाँ, व्यायाम BDNF के उत्पादन को बढ़ाता है और इसे अक्सर दिमाग का उर्वरक या ब्रेन फर्टिलाइजर कहा जाता है। दिमाग का उर्वरक? वाह, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो ये BDNF करता क्या है असल में? ये नए न्यूरॉन्स के विकास में मदद करता है और जो मौजूदा न्यूरॉन्स हैं उनके बीच कनेक्शन को मजबूत बनाता है। आसान भाषा में कहें तो यह आपके दिमाग को सीखने के लिए, याददाश्त के लिए, फोकस के लिए ज्यादा उपजाऊ बनाता है। अच्छा, और इसके लिए कोई मैराथन दौड़ने की जरूरत तो नहीं है?
बिल्कुल नहीं। रोजाना बस 20-30 मिनट की तेज चाल या साइकिलिंग या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाए, वो काफी है। और एक छोटा लेकिन कारगर सुझाव भी है शायद, हर घंटे ब्रेक लेने वाला। जी हाँ, हर घंटे में बस 5 मिनट का ब्रेक लेकर थोड़ा टहलना या स्ट्रेच करना। लगातार बैठे रहने से दिमाग सुस्त पड़ जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो मुझे लगी वो ये थी कि कसरत के ठीक बाद के 2-3 घंटे दिमागी काम के लिए सबसे अच्छे होते हैं। ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। उस दौरान दिमाग सीखने और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एकदम प्राइम मोड में होता है। लेखक ने अपना अनुभव भी साझा किया है कि वो अक्सर सुबह वर्कआउट के फौरन बाद अपने सबसे जरूरी लिखने या सोचने वाले काम करते हैं। अच्छा। और वो पाते हैं कि उस समय फोकस और नया आइडियाज का फ्लो बेहतरीन होता है। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये प्रैक्टिकल है। कमाल है। तो दिमाग सुरक्षित है, उसे ईंधन भी मिल रहा है कसरत से। लेकिन एक और बहुत जरूरी चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है तीसरा नियम, नींद, स्लीप। मुझे लगता था कि नींद बस शरीर को आराम देती है, पर सामग्री कहती है कि सोते समय दिमाग असल में बहुत व्यस्त होता है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। नींद के दौरान दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है, उसे छांटता है और जो जरूरी चीजें हैं उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। ये एक तरह से दिमाग की फाइलिंग और ऑर्गेनाइजिंग का टाइम है। अच्छा। और इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, दिमाग की सफाई। सफाई दिमाग की? जी हाँ, सोते समय मस्तिष्क अपने अंदर जमा हुए हानिकारक टॉक्सिन्स मतलब विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। ये प्रक्रिया दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए और यहाँ तक कि अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों से बचाने के लिए भी जरूरी मानी जाती है। शायद इसीलिए कभी-कभी रात को कोई उलझी हुई समस्या सुबह उठते ही सुलझी हुई सी लगती है। बिल्कुल, दिमाग रात भर उस पर काम करता रहता है बैकग्राउंड में। तो इसका मतलब हुआ कि 7-9 घंटे की नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये दिमाग की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। और सिर्फ घंटे गिनना काफी नहीं है, नींद की क्वालिटी भी मायने रखती है। क्वालिटी? हाँ, मतलब अच्छी स्लीप हाइजीन अपनाना, नींद की अच्छी आदतें, जैसे सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप, टीवी जैसी स्क्रीन्स बंद कर देना। हाँ, वो नीली रोशनी वाला चक्कर। हाँ, वो नीली रोशनी मेलेटोनिन हार्मोन को बनने से रोकती है, जो नींद के लिए जरूरी है। फिर कमरा ठंडा, शांत और अंधेरा रखना, और रोज लगभग एक ही समय पर सोना और जागना, ये सब बहुत मदद करता है। सामग्री में दोपहर की छोटी झपकी का भी जिक्र है, पावर नैप। हाँ, 20-30 मिनट की झपकी दिमाग को रिफ्रेश कर सकती है। इसमें कंपनी का उदाहरण भी दिया है जिसने अपने ऑफिस में नैप रूम बनाए। नैप रूम्स ऑफिस में? जी, और उन्होंने पाया कि जो कर्मचारी छोटी नाप लेते थे वे ज्यादा प्रोडक्टिव थे, कम गलतियां करते थे और उनका मूड भी बेहतर रहता था। वाह, मतलब काम की दुनिया में भी नींद के महत्व को समझा जा रहा है धीरे धीरे। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो हमने दिमाग की बुनियादी जरूरतें पूरी कर ली, सुरक्षा मिल गई, ईंधन मिल गया और आराम भी हो गया। अब सवाल ये है कि इस तैयार दिमाग को हम किसी काम पर लगाएं कैसे, फोकस कैसे करें। और यहीं आता है चौथा नियम, ध्यान, अटेंशन। और यहाँ एक बड़ी बात कही गई है, मल्टीटास्किंग एक मिथक है, झूठ है। हाँ, ये शायद सबसे बड़े प्रोडक्टिविटी मिथकों में से एक है। जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं ना, हाँ, वो असल में हमारा दिमाग एक काम से दूसरे काम पर तेजी से कूद रहा होता है, स्विच कर रहा होता है। अच्छा। और हर बार कूदने में यानी स्विच करने में दिमाग को कीमत चुकानी पड़ती है। इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट। हाँ, इसमें दिमागी ऊर्जा और समय दोनों बर्बाद होते हैं। नतीजा, काम धीमा होता है, गलतियां ज्यादा होती हैं और हम जल्दी थक जाते हैं। तो ये तो भ्रम है कि मल्टीटास्किंग से ज्यादा काम होता है, असल में कम और खराब होता है। बिल्कुल। तो इलाज क्या है? सिंगल टास्किंग, मोनोटास्किंग। जी, एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर आज की दुनिया में जहां इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये करना मुश्किल है। कोई तरीका है इसे साधने का? एक बहुत प्रभावी तरीका है डीप वर्क ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना। डीप वर्क ब्लॉक्स, ये क्या है? मतलब अपने कैलेंडर में रोज 1-2 घंटे का ऐसा समय तय करें जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर फोकस करेंगे, बिना किसी ईमेल, बिना नोटिफिकेशन, बिना किसी रुकावट के। फोन को दूर रखें, फालतू के टैब्स बंद करें। और लोगों को भी बता दें कि भाई ये मेरा डू नॉट डिस्टर्ब टाइम है। बिल्कुल। पोमोडोरो तकनीक भी मदद कर सकती है। 25 मिनट फोकस, फिर 5 मिनट का ब्रेक। हाँ, वो मैंने सुना है, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक।
सामग्री में एक प्रोग्रामर का उदाहरण है। उसने मल्टीटास्किंग छोड़ी और रोज 2 घंटे डीप वर्क करना शुरू किया, और नतीजा, कुछ ही हफ्तों में उसने वो मुश्किल कोड पूरा कर लिया जिस पर वो महीनों से अटका हुआ था। जी हाँ, ये फोकस की ताकत है। कमाल है। अच्छा, फोकस कर लिया, काम भी कर लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो सब याद कैसे रहेगा? ये हमें 5वें नियम पर लाता है, याददाश्त, मेमोरी। और यहाँ स्रोत एक और चौंकाने वाली बात कहता है कि हमारा दिमाग याद रखने के लिए नहीं बल्कि भूलने के लिए बना है। ये क्या बात हुई भला? ये सुनने में अजीब जरूर लग सकता है, पर ये दिमाग का एक तरह का सुरक्षा तंत्र है। वो हर गैर जरूरी जानकारी को हटा देता है ताकि जरूरी चीजों के लिए जगह बनी रहे, वरना तो दिमाग ओवरलोड हो जाएगा। अच्छा, दिमाग उन्हीं चीजों को याद रखता है जिन्हें वो महत्वपूर्ण समझता है। और उसे कैसे पता चलता है कि क्या महत्वपूर्ण है? उसे सिग्नल मिलता है 2 तरीकों से। एक तो दोहराव से, रेपिटेशन से, और दूसरा अर्थपूर्ण जुड़ाव से, मीनिंगफुल कनेक्शन से। हिपोकैम्पस नाम का एक दिमागी हिस्सा है जो इस प्रक्रिया में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो अगर हमें कुछ याद रखना है तो हमें दिमाग को ये सिग्नल देना होगा कि भाई ये जरूरी है। कैसे करें ये? दोहराओ कैसे? पहला तरीका है दोहराव, लेकिन सही तरीके से, जिसे स्पेस्ड रिपीटिशन कहते हैं। स्पेस्ड रिपीटिशन? हाँ, यानी जानकारी को सीखने के तुरंत बाद दोहराना, फिर थोड़ी देर बाद, फिर एक दिन बाद, फिर एक हफ्ते बाद। इस तरह अंतराल बढ़ाते हुए दोहराने से याददाश्त मजबूत होती है। सिर्फ एक बार रटने से कहीं ज्यादा असरदार है ये। और दूसरा तरीका था अर्थ जोड़ना, वो कैसे? हाँ, यानी जानकारी को सिर्फ रटना नहीं, बल्कि उसे समझना, उसके बारे में सोचना, उसे अपनी पहले से मौजूद जानकारी या अपने अनुभवों से जोड़ना, उसे किसी कहानी से, किसी इमेज से या किसी भावना से लिंक करना। जितना गहरा और व्यक्तिगत कनेक्शन आप बनाएंगे, याददाश्त उतनी ही पक्की होगी। अच्छा, एक और दिलचस्प तरीका है किसी और को सिखाने के इरादे से सीखना। सिखाने के इरादे से? हाँ, जब हमें पता होता है कि हमें ये चीज किसी और को समझानी है, तो हम उसे ज्यादा ध्यान से और व्यवस्थित तरीके से सीखते हैं, खुद ही बेहतर समझ जाते हैं। मेडिकल छात्र अक्सर ऐसी ही तकनीकें या मेमोनिक्स इस्तेमाल करते हैं जटिल चीजें याद रखने के लिए। सही है, फोकस हो गया, याददाश्त भी हो गई। लेकिन एक चीज है जो इन सब को बिगाड़ सकती है, तनाव, स्ट्रेस। ये है हमारा 6वां नियम, और सामग्री कहती है कि सारा तनाव बुरा नहीं होता। ये कैसे? हाँ, थोड़ा बहुत जो अल्पकालिक तनाव होता है, एक्यूट स्ट्रेस, जैसे किसी प्रेजेंटेशन से ठीक पहले की हल्की घबराहट, हाँ, होती है। वो असल में हमें ज्यादा सतर्क और केंद्रित बना सकता है। इसे यू स्ट्रेस कहते हैं, मतलब अच्छा तनाव। यू स्ट्रेस, अच्छा तनाव? हाँ, लेकिन समस्या तब होती है जब तनाव लगातार बना रहता है, महीनों, सालों तक। उसे कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस, और ये दिमाग के लिए जहर की तरह है। जहर? कैसे? ये क्या करता है दिमाग के साथ? क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे याददाश्त केंद्र यानी हिपोकैम्पस को सीधा नुकसान पहुंचा सकता है, उसे सिकोड़ सकता है। ये फोकस कम करता है, निर्णय लेने की क्षमता बिगाड़ता है, और लंबे समय में एंजाइटी, डिप्रेशन और कई शारीरिक बीमारियों का कारण भी बन सकता है। बाप रे, तो इसे मैनेज करना तो बहुत ही जरूरी है। कैसे करें? सामग्री क्या सुझाव देती है? पहला कदम है अपने तनाव के स्रोतों को पहचानना। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमें स्ट्रेस किस बात का है। डायरी लिखना इसमें मदद कर सकता है। दूसरा, नियंत्रण की भावना विकसित करना, सेंस ऑफ कंट्रोल। उन चीजों पर फोकस करना जिन्हें आप बदल सकते हैं, और जिन्हें नहीं बदल सकते उन्हें स्वीकार करना सीखना। ये मुश्किल है पर जरूरी है। बिल्कुल। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण, सामाजिक समर्थन, सोशल सपोर्ट। दोस्तों से, परिवार से या किसी मेंटर से बात करना, अपनी भावनाएं साझा करना, ये तनाव कम करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। बात करने से हल्का महसूस होता है। हाँ, सामग्री में एक स्टार्टअप फाउंडर का उदाहरण है। उन्होंने अपने को फाउंडर के साथ रोज 15 मिनट की वॉकिंग मीटिंग शुरू की। वॉकिंग मीटिंग? हाँ, सिर्फ अपनी चिंताएं और तनाव साझा करने के लिए, और इससे उनका स्ट्रेस लेवल काफी कम हुआ। वाह, ये तो बढ़िया तरीका है। अच्छा, तनाव को काबू में रखने के साथ साथ क्या हम सीखने की प्रक्रिया को ही और असरदार बना सकते हैं? यही आता है 7वां नियम, इंद्रियों का एकीकरण, सेंसरी इंटीग्रेशन। ये कहता है कि हमारा दिमाग एक मल्टी सेंसरी प्रोसेसर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि दिमाग जानकारी को सिर्फ आंखों से पढ़कर या कानों से सुनकर ही नहीं लेता, वो सभी इंद्रियों के माध्यम से लेता है। देखना, सुनना, सूंघना, छूना, महसूस करना।
और जानकारी जितनी ज्यादा इंद्रियों को शामिल करके प्रोसेस की जाती है उतनी ही अच्छी तरह वो समझ आती है और याद रहती है। अच्छा, ये ऐसा है जैसे किसी गाने को सिर्फ सुनने के बजाय उसे देखना भी, महसूस करना और शायद उस पर नाचना भी। अनुभव ज्यादा गहरा और यादगार हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल। तो हमें अपने सीखने और काम करने के तरीकों को मल्टी सेंसरी बनाना चाहिए, पर कैसे? कई तरीके हैं। जैसे नोट्स बनाते समय सिर्फ लिखे नहीं, माइंड मैप्स का इस्तेमाल करें, उसमें रंग भरें, चित्र बनाएं, कीवर्ड्स लिखें। माइंड मैप्स, हाँ, वो विजुअल होते हैं। हाँ, वो विजुअल और काइनेस्थेटिक करके सीखना इंद्रियों को शामिल करते हैं। फिर अपने काम करने की जगह को भी इंद्रियों के लिए सुखद बनाएं। अच्छी रोशनी हो, शायद हल्का संगीत चल रहा हो, कोई अच्छी खुशबू हो। छोटी छोटी चीजें जो मूड और फोकस पर असर डालती हैं। बिल्कुल। वॉक एंड टॉक का आइडिया भी शायद इसी से जुड़ता है, टहलते हुए बात करना या सोचना। जी हाँ, बिल्कुल। किसी नए विचार पर सोचते हुए या समस्या सुलझाते हुए टहलना। इसमें शारीरिक गति, काइनेस्थेटिक, और बदलते दृश्य, विजुअल, दोनों शामिल हैं। ये दिमाग को उत्तेजित करते हैं। सही है। सामग्री में एक शिक्षक का उदाहरण दिया है जिन्होंने विज्ञान पढ़ाने के लिए सिर्फ किताब नहीं बल्कि प्रयोग, मॉडल और फील्ड ट्रिप का इस्तेमाल किया। हाँ, नतीजा ये हुआ कि बच्चों की समझ और रुचि दोनों बढ़ी क्योंकि कई इंद्रियां शामिल थीं। सीखना एक अनुभव बन गया। बिल्कुल। और अब हम पहुंचते हैं 8वें और अंतिम नियम पर, खोज, एक्सप्लोरेशन। ये नियम याद दिलाता है कि इंसान जन्म से ही जिज्ञासु होता है, एक खोज करता, लेकिन अक्सर हम बड़े होते होते ये गुण खो देते हैं। इसे बनाए रखना क्यों जरूरी है प्रोडक्टिविटी के लिए? क्योंकि जब हम कुछ नया सीखते हैं, कोई नई जगह देखते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन, खुशी वाला हार्मोन। हाँ, खुशी, प्रेरणा और इनाम से जुड़ा न्यूरोट्रांसमीटर। ये हमें और खोजने के लिए प्रेरित करता है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार सीखते और खोजते रहने से दिमाग का लचीलापन बना रहता है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हाँ, ये दिमाग को उम्र के साथ भी तेज और स्वस्थ रखता है और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। तो अपने अंदर के उस बच्चे जैसे खोजकर्ता को जिंदा कैसे रखें रोजमर्रा की जिंदगी में? सामग्री कुछ आसान तरीके सुझाती है। पहला, रोज सवाल पूछने की आदत डालें। ऐसा क्यों है, इसे और कैसे बेहतर कर सकते हैं, बस जिज्ञासा जगाए रखें। दूसरा, नियमित रूप से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। हर हफ्ते या महीने कुछ छोटा सा नया सीखें। कोई नया ऐप इस्तेमाल करना सीखें, कोई नई रेसिपी ट्राई करें, किसी दूसरी भाषा के 5 शब्द सीख लें, कुछ भी छोटा सा। अच्छा, और तीसरा तरीका मुझे बहुत पसंद आया, अपने काम को भी एक प्रयोग की तरह देखना। हाँ, मतलब क्या होगा अगर मैं ये रिपोर्ट इस नई फॉर्मेट में बनाऊं, या क्या होगा अगर मैं इस मीटिंग को खड़े होकर करूं? बिल्कुल। ये खेल की भावना न सिर्फ बोरियत दूर करती है बल्कि कई बार अप्रत्याशित बढ़िया समाधान भी सामने ले आती है। गूगल का 20% टाइम नियम शायद इसी का उदाहरण है। जी हाँ, वो क्लासिक उदाहरण है जहाँ कर्मचारियों को अपने समय का 20% अपनी पसंद के प्रोजेक्ट्स पर लगाने की छूट थी, और इसी से जीमेल और गूगल मैप्स जैसे इनोवेशंस हुए। खोज से कमाल है। तो ये थे वो 8 नियम: अस्तित्व, कसरत, नींद, ध्यान, याददाश्त, तनाव, इंद्रियों का एकीकरण और खोज। अगर इन सबको एक लाइन में समेटना हो तो क्या कहेंगे? निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि असली प्रोडक्टिविटी दिमाग से लड़कर नहीं आती, वो आती है दिमाग के साथ दोस्ती करके, उसके नियमों के अनुसार चलकर। ये समझना कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और फिर अपनी आदतों को उसके अनुरूप ढालना, यही कुंजी है। और अच्छी बात यह है कि आपको सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, सामग्री यही कहती है कि अगर आप सिर्फ 1 या 2 नियमों को भी लगातार अपनाना शुरू कर दें, तो भी आपको अपनी ऊर्जा में, अपने फोकस में और नतीजों में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। ये तो बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है। सामग्री के अंत में एक बड़ा शक्तिशाली सवाल पूछा गया है, जो मैं सोच रहा हूँ हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ छोड़ना चाहिए सोचने के लिए। जरूर। सवाल ये है, अगर आप आज से ही अपने दिमाग के इन नियमों के साथ काम करना शुरू कर दें,